नमस्ते, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मैं एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है और बिल्कुल कंटेम्परेरी है, नया है। अभी कुछ समय पहले 18, 19, 20 अक्टूबर को 2020 को यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं पॉम्पियो, वो भारत पधारे थे और 2+2 डायलॉग्स दोनों देशों के बीच में हुआ था। हमारे देश की तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी उसमें शामिल थे। ये 2+2 मतलब दो सेम मिनिस्टर्स अगर एक दूसरे से मिल रहे तो वो 2+2 मीटिंग कहलाती है। और इस प्रकार की 2+2 मीटिंग भारत और यूएस के बीच में ये तीसरी हुई है। इससे पहले भी 2 हो चुकी हैं। अब इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा है, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं जो भारत के लिए और भारत इस पूरे के पूरे दक्षिण एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए किस रूप में इंपॉर्टेंट है यहाँ की भू राजनीति को प्रभावित करने के लिए। इसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा करंट इश्यूज है, आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसको पढ़ा होगा और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विन 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 एग्रीमेंट है दोनों तरफ से। मतलब यह कह सकते हैं भारत के दोनों हाथों में लड्डू। और ये एग्रीमेंट उस समय हुआ है, दोनों यूएस के जो दोनों मिनिस्टर्स जो आए हैं वो वहां के इलेक्शन के 7 दिन पूर्व आए थे यहाँ पर यूएसए के। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि इस वहां के यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के 7 दिन पहले वहां के 2 बड़े लीडर्स यहाँ पर भारत में आते हैं और भारत के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद से वो एग्रीमेंट फाइनल करते हैं, उन पे साइंस होते हैं। और ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो हुआ है ये बेका एग्रीमेंट कहलाता है। बेका मीन्स यहाँ पे लिखा है मैंने, आप देखिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को हम एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेका, BECA, बेका। लेकिन इससे पहले 3 एग्रीमेंट हुए हैं। ये टोटल 4 एग्रीमेंट का सेट है, इसलिए इसको फंडामेंटल फाउंडेशन एग्रीमेंट्स कहा जाता है यूएसए प्लस इंडिया के बीच में। और अभी जो 2020 में हुआ है 2+2 डायलॉग के रूप में है। इसके अंतर्गत आप देख, मैंने जो पहला एग्रीमेंट हुआ था वो 2002 में हुआ था। वो कौन सा था? वो एग्रीमेंट था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट गॉस्मिया भी कहलाता है, शॉर्ट में इसको जॉस्मिया या गॉस्मिया भी लिखते हैं। इसके अंतर्गत जो दोनों देशों के बीच में allow both countries to create framework to share military intelligence, कि दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री एजेंसी है और इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन को या इंटेलिजेंस को साझा करेंगी, एक दूसरे को देंगी। किसके खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए और चीन के बढ़ते हुए विस्तारवाद को रोकने के लिए। तो ये 2002 में हुआ था पहला एग्रीमेंट, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट हुआ था, आप देखिए मैंने यह लिखा है COMCASA, यानी कॉमकासा एग्रीमेंट। ये यहां लिखा है मैंने, कॉमकासा एग्रीमेंट। कॉमकासा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट।
और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स इंडिया विथ यूएसए communications equipment and system to aircraft and ships to secure network during peace and wartime both. कम्युनिकेशन नेटवर्क, जितने भी संचार के जो साधन है, नेटवर्किंग है, वो दोनों देश एक दूसरे को साझा करेंगे। किस पर? जो शिप से रिलेटेड हो, जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हो, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये है, जितनी भी प्रकार की इंटेलिजेंस या डिफेंस इंफॉर्मेशन होंगी, मॉडर्न इंफॉर्मेशन जो होंगी वो एक दूसरे को साझा करेंगे। मॉडर्न इंफॉर्मेशन में मतलब इनसे रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स होंगी वो यूएसए भारत को भी देगा और भारत इनको यूज करते हुए अपने लिए एक सुरक्षा कवच निर्माण कर पाएगा। तीसरा एग्रीमेंट आप देखिए जो इससे पहले हुआ था 2016 में, वो था लेमोना, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में हुआ था। उसके बाद इसमें क्या था कि यूएस एंड इंडिया कैन यूज ईच अदर बेसिस। दोनों देश एक दूसरे के जो डिफेंस बेसिस हैं उनको यूज कर सकते हैं। एसेस, सप्लाईज और जो एसेसरीज वगैरह होती हैं वो सप्लाई करेंगे। स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ईच अदर्स लैंड, और स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं शिप्स के, मैराइन शिप्स वगैरह जितने भी होते हैं या मैराइन इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं, और एयरक्राफ्ट और डिफेंस से संबंधित जितने भी एसेसरीज होंगी, जितने भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह होंगी जिनकी आवश्यकता भारत और यूएसए को पड़ेगी, वो एक दूसरे को सप्लाई करेंगे। और इसके अलावा ये लैंड फैसिलिटीज, एयर बेसेस एंड पोर्ट्स भी दोनों एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एयर बेसेस हैं हमारे देश में और यूएसए में, हमारे देश के तो बहुत कम एयर बेसेस हैं, यूएसए के तो बहुत अधिक हैं, 200-250 एयर बेसेस हैं पूरी दुनिया में। तो उनको हम कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और वहां पर जाकर सर्विसेज ले सकते हैं, फ्यूलिंग कर सकते हैं, आर्म्स वगैरह उसमें यूज कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर उस टाइम में शिप पर या एयरक्राफ्ट पर किसी प्रकार के आर्म्स की आवश्यकता है, मिसाइल्स की आवश्यकता है, तो वहां पर ले सकते हैं और उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं। ये इतनी सारी फैसिलिटीज आप देखिए जिनोमिया में, लिमोना में और कॉमसाका में देश एक दूसरे को दे रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को दे रहे हैं, यूएस एंड इंडिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है वो अभी 2020 अक्टूबर में हुआ है, जब दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर एक दूसरे से मिले, जो 2+2 डायलॉग के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली में जो हुआ था अभी कुछ दिन पहले, आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा, देखा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इस पूरे के पूरा फाउंडेशन एग्रीमेंट्स का लास्ट एग्रीमेंट है। तो टोटल 4 एग्रीमेंट मैंने आपको बताए, 3 पहले बताए, जो पहला 2002 में हुआ था, फिर 2016 में, फिर 2018 में, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो 2020 अक्टूबर में, अभी इसी वर्ष, इसी महीने, पिछले महीने कंप्लीट हुआ है। अब ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे बेका कहा जाता है, ये बेका है क्या और इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? अब इसमें क्या है? जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेशन विद डाटा फ्रॉम ईच अदर सच एज डिटेल्ड मैप्स। जितने भी जियो स्पेशियल से मतलब है स्पेस से संबंधित और स्थान से संबंधित जितने भी प्रकार के नासा और CIA जो डेटा ले रही है सैटेलाइट से, उनको हम यूज कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए।
दूसरी बात इसमें यह है कि यूज तो कर पाएंगे, साथ में मैप्स वगैरह जो बना रहे हैं वो उन मैप्स का भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे, और जीपीएस जो उनका लेटेस्ट, जो उनका एक्यूरेट सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मिसाइल्स को एक्यूरेट उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचाने में, रॉकेट को उस पर्टिकुलर प्लेस पर एक्यूरेट पहुंचाने में या एक्यूरेट मार करने में इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिन पॉइंट, लगभग पिन पॉइंट एक्यूरेसी रखता है। जैसे भारत से संघाई की और हम कोई मिसाइल अपना छोड़ते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं, जो एक बहुत बड़ी दूरी को तय कर रहा है, तो वो अपने टारगेट से इधर उधर ना हो, समय समय पर उसको गाइडेंस मिलती रहे, और वो उस पर्टिकुलर संघाई, जो हमने संघाई में जिस पॉइंट को, जिस प्लेस को टारगेट किया है, उस टारगेट के ऊपर जाकर ही फटे हो। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको ये है। फिर इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो मैंने आपको बताया अभी, लॉन्ग रेंज मिसाइल, बहुत दूरी तक की जो मिसाइल्स हैं, जैसे अग्नि है, ब्रह्मोस वगैरह है, इनको हम, पृथ्वी है, इनको हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल, हमारे पास भी अपना जीपीएस सिस्टम है, लेकिन वो उसकी दूरी कम है, वो कम दूरी तक मार कर सकता है, जैसे 700 या 800 किलोमीटर तक। अब जहां 1000, 1500, 2000 किलोमीटर तक हमें मिसाइल की मार करनी है, वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। लेकिन इस बेका एग्रीमेंट के साइन होने के बाद में ये फैसिलिटी, ये सुविधा हमारे पास आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक यूएसए और इंडिया के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसमें ये एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दूसरी बात ये कि जो लेटेस्ट ड्रोन्स और मिसाइल्स और F-35 प्लेन्स हम जो उनसे ले रहे हैं, वो इसी सिस्टम पर चलने वाले हैं। उसमें जो मिसाइल्स लगेंगी, उसमें जो आर्म्स रेमुलेशंस वगैरह लगेंगे, वो सब इसी सिस्टम से गाइडेड होंगे। इसलिए ये साइन होना इलेक्शन के, यूएस इलेक्शन के 7 दिन पूर्व, दोनों मिनिस्टर्स का इंडिया 2 दिन के दौरे पे आना और इसको साइन करना, एक भारत की कूटनीति के लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह भी इसको टारगेट करेगा, और ड्रोन्स जितने भी हम खरीदेंगे, यूएसए से हम जो ड्रोन्स खरीद रहे हैं, वो ड्रोन्स भी इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत लेटेस्ट ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं, जो अपने लैंड में रहते हुए ही और बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी किसी भी टारगेट पर मिसाइल से हमला कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। उसके साथ ही तो ड्रोन्स एबिलिटी, जो स्ट्राइक होगी, वो टारगेट होगा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे विद द ग्रेट एक्यूरेसी, हजारों किलोमीटर दूर विद ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही सही, अपने निशाने पर अचूक कह सकते हैं हम, जिसे अचूक मार वो मिसाइल्स कर पाएंगे इस बेका के एग्रीमेंट के साइन होने के पश्चात। जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलेगी, जो डेटा मिलेंगे, जो जानकारियां मिलेंगी, जो मैप्स मिलेंगे, जो इमेजनरीज मिलेंगी, उसमें नासा और हमारा जो इसरो है उसके बीच में भी एक बहुत गहरा रिलेशन स्थापित होगा, जो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और विशेषकर जो अब जियोपॉलिटिकल ग्रुप्स जो दुनिया के चेंज हुए हैं और यूएसए और इंडिया एक दूसरे के पास आया है, इसको मद्देनजर रखते हुए यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक क्वाड ग्रुप बना है। ये चारों देशों के पास इस प्रकार की फैसिलिटी है, अब आ गई है भारत और यूएस के साइन हो जाने के बाद में। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पैसिफिक ओशियन, दक्षिण और नॉर्थ चाइना सी, साथ में पूरा का पूरा इंडियन ओशियन और लैंड पोर्शंस पर हमारी पकड़ होगी। इसलिए हमारे यहाँ पर जो डीआरडीओ वगैरह हैं, जो इसरोज वगैरह हैं, वो ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं। आने वाले समय में नवंबर में लगभग 11-12 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने वाले हैं,
जो डिफेंस पर्पस से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और चीन और पाकिस्तान जो हमारे लिए थ्रेट हैं, उनके एक एक मूवमेंट पर, उनकी आर्मी के, उनके एयर बेसिस की एक एक मूवमेंट पर हम नजर रख पाएंगे और गलवान जैसी पोजीशन अब नहीं आएगी। अगर ये एग्रीमेंट 1 साल पहले हो जाता तो गलवान में जो मूवमेंट चाइना ने किया है चोरी छुपे, उसकी जानकारी हमें बहुत पहले मिल जाती और वहां हम उनको एकदम उसी स्थान पर रोक देते। और आज भी हमने जो चाइना को चारों तरफ से घेर के रोक रखा है वो रिमार्केबल है, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ है। और चाइना को एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि यूएसए और इंडिया के बीच में ये बेकर एग्रीमेंट फाइनल हुआ है, साइन हुआ है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जो चाइना का भोंपू मीडिया है, जिसे ग्लोबल टाइम्स के नाम से जाना जाता है, उसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी है और क्रिटिसाइज किया है इसको कि इससे इस पूरे के पूरे क्षेत्र की जो भू राजनीतिक स्थिति है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आर्मी की पोजीशन है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो आप पहले भी डाल रहे थे, लेकिन अब आपको काउंटर जवाब मिल रहा है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना। चाइना को हमने बहुत बुरी तरह से जवाब दिया है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है। अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिस्टों में समझ होगी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं शी जिनपिंग, अगर उनको थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो वो अपने विस्तारवाद को, दादागिरी और गुंडागिर्दी को रोक देंगे और मानवता, और साथ ही 20वीं-21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं, इसके मुताबिक वहां पर चीन में, जहां पर डेमोक्रेसी नाम का एक अक्षर नहीं है, डी तक शुरू नहीं हुआ है डेमोक्रेसी का वहां पर, तो चीन के लोगों पर मुझे कभी कभी बड़ी दया आती है, क्योंकि वहां दो निजाम है, दो सिस्टम है। एक कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके कुछ पदाधिकारी और हेड शी जिनपिंग, जो मनमाने डिसीजंस लेते हैं, किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हैं और जनता के ऊपर थोप देते हैं, और जनता किसी प्रकार का प्रदर्शन, किसी प्रकार का विरोध उन डिसीजंस का नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती है। अगर किया तो दूसरे दिन परिवार साफ कि पता नहीं कहां गया। और साथ ही जो उइगर मुसलमानों पर लाखों, लगभग 15 लाख उइगर मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म सितम चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है, और जितने भी जो मुस्लिम ममालिक हैं जो इस्लाम और मुस्लिम्स लोगों के फेवर की बात करते हैं, वो सब चुप हैं। फ्रांस में जो वाकया हुआ, एक टीचर की हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद चर्च में घुसकर कुछ लोगों को बिहेडेड किया गया, उनके गले काटे गए, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इस्लामिक टेररिज्म हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ी धमकी है, बहुत बड़ा खतरा है। इससे लड़ना, इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और इसको न्यूट्रलाइज करने में ये जो सिस्टम्स हैं, जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो किए गए हैं, ये बड़े हेल्पफुल रहेंगे। फ्रांस, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ये एक ग्रुप बनते हुए, एक नया अलायंस ग्रुप बनते हुए, जिसे हम भू राजनीतिक समूह के रूप में देखते हैं, वो बन के उभरा है बहुत तेजी से, और आने वाले समय में ये और भी अधिक प्रभावी होगा, ऐसा मेरा मानना है। जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी जाना है पूरी दुनिया की मीडिया से और पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब ये जो इस्लामिक आतंकवाद जो बढ़ रहा है, और विशेषकर पाकिस्तान और टर्की की जो भूमिका, टर्की मलेशिया की जो भूमिका है, वो बड़ी दुखद है। 21वीं शताब्दी में भी आप इस प्रकार की सोच रखते हैं, जो 7वीं 8वीं शताब्दी की सोच है, वो मोहम्मद साहब को लेकर। मोहम्मद साहब तो बहुत खुले दिल के आदमी थे, उनका नाम मिसयूज किया जा रहा है, मैं सोच
चाइना का भी एक कल परसों ही टीवी शो था, उसमें भी मोहम्मद साहब की फोटो दिखाई गई, मोहम्मद साहब की पेंटिंग दिखाई गई। और मोहम्मद साहब की पेंटिंग ऐसा नहीं है कि पहले कभी बनी नहीं है। इस्लामिक लोगों ने, इस्लाम के मानने वालों ने अरब में, ईरान में, इराक में मोहम्मद साहब के अनेकों चित्र बनाए हैं, अनेकों पेंटिंग आपको बनी हुई गूगल पर मिल जाएंगी, जो 12वीं-13वीं शताब्दी की ईरान में बनी हुई हैं, इराक में हैं, टर्की में बनी हुई हैं, जो वहां की म्यूजियम्स में रखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले मोहम्मद साहब की पेंटिंग्स बनी नहीं है। मोहम्मद साहब ने कभी पेंटिंग बनाने के लिए मना भी नहीं किया था। कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पेंटिंग ना बनाएं आप। ये सिर्फ बाहर के जो कठमुल्ला हैं, बाद के जो कठमुल्ला हैं, मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, देखिए कुरान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब मोहम्मद साहब मक्का में थे तब उनकी जो प्रीचिंग थी वो रिलीजियस थी, और जब वो मदीना चले गए और वहां से यहूदियों को मार के निकाल दिया गया, तब वो पॉलिटिकल और मिलिट्री थिंकिंग उसमें ऐड हो गई। तो जो ये जो मुल्ला मौलवी और जो इस्लामिक देश जो है वो रिलीजियस टीचिंग को टच नहीं करते हैं कुरान की। जो पॉलिटिकल और मिलिट्री वाली जो थिंकिंग है उसको टच करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं, उसको अपने फेवर में यूज करते हैं, और बड़ा कंट्रोवर्शियल सेटिंग है, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि उसमें कई प्रकार के बदलाव समय समय पर इन लोगों ने किए हैं अपने फेवर में। और आप जानते भी हैं, अगर आप पढ़ेंगे इस्लामिक हिस्ट्री को, अरब हिस्ट्री को और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को, तो आप पाएंगे कि समय समय पर खलीफाओं ने अपने अनुसार कई प्रकार के बदलाव किए हैं, और ये बदलाव स्पष्ट दिखते हैं। क्योंकि जो मूल कुरान थी, जो उस्मान में लिखी थी, जो तीसरे लिखवाई थी, 9 बड़े उसकी प्रतियां बनवाई थी और पूरी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराई थी 9 स्थानों पर, जिससे इस्लाम के धार्मिक उत्थान और मोहम्मद साहब की जो प्रीचिंग थी, उनके जो आध्यात्म सोच थी, उसको बताते हुए उससे वर्तमान कुरान मैच नहीं करती है। दोनों में बहुत अंतर है। फिर मक्का की कुरान अलग है और मदीना की कुरान अलग है, सीरियन कुरान अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुरान के कई वर्जन्स, जिसे हम 250-300 वर्जन्स बताए जाते हैं, वो यूज किए जाते रहे हैं, और बाद में जाके 1924 में एक कुरान बनी, जिसे हम इजिप्शियन एडिशन ऑफ कुरान कहते हैं। अभी पूरी दुनिया में वही चल रही है। उससे पहले अपने अपने देशों की अपने अपने सोच के अनुसार, मिलिट्री और पॉलिटिकल सोच के अनुसार कुरान की रचना की गई, या कुरान में फेरबदल या बदलाव किए गए। ये जो कहा जाता है कि इस कुरान में एक नुक्ता, एक खड़ी पाई, एक कौमे का भी बदलाव नहीं हुआ है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। कुरान में इन्हीं लोगों ने, जितने भी खलीफाए हुए हैं, इन्होंने अपने फेवर में, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार कुरान में कई प्रकार के बदलाव किए हैं। पुराने जो दस्तावेज मिलते हैं, जैसे एक सेहरा, एक प्रतिलिपि है। सेहरा मतलब लाइफ ऑफ मोहम्मद और बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद। उसमें जो इंफॉर्मेशन मोहम्मद की मिलती है वो बड़े सशक्त और शांतिपूर्व और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले आदमी बताए गए। लेकिन जो कुरान में जो प्रीचिंग मिलती है वो उससे मैच नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद की प्रीचिंग में और बाद में जो कुरान में जो मोहम्मद साहब का नाम लेकर जो प्रीचिंग की गई है, उसमें बहुत अंतर है। और ये अंतर क्यों है, मैंने आपको उसका कारण बताया कि कई प्रकार के जितने भी ये खलीफा वगैरह आए, इन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल सोच के अनुसार उसमें कई प्रकार के बदलाव करने का प्रयास किया, और किए भी। ये प्रूव हो चुका है, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है। और मुस्लिम विद्वानों ने ही, स्कॉलर्स ने ही प्रूव किया है,
काफिरों ने प्रूव नहीं किया ये। हम तो काफिर हैं, हिंदुस्तान के हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे जैन हो चाहे पारसीज हो या यहूदीज हो, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता वो काफिर है। और मुझे ये बड़ा गंदा शब्द लगता है काफिर। काहे का काफिर? फिर आप कहते हैं कि साहब हमको परेशान किया जाता है, इस्लामिक फोबिया क्रिएट किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? इस बारे में इस्लाम के जो थिंकर हैं, इस्लाम के जो विद्वान हैं, उनको गहराई से और शांति से सोचने की आवश्यकता है कि इस्लाम को हम किस डायरेक्शन में ले जाने की सोचें। उसे एक शांतिपूर्व शांति का मैसेज देने वाला धर्म बनाएं या एक लड़ाका मजहब के रूप में बनाएं जिसमें जिहाद होता रहे। ये जिहाद और दूसरा जो शब्द मैंने आपको बताया कि काफिर, ये दुनिया के लिए कलंक है। मैं सही कह रहा हूं, कलंक है। और इस्लाम जितनी जल्दी इन दोनों शब्दों से छुटकारा पाले उतना ही इस्लाम के लिए लाभकारी है, उतना ही इस्लाम के लिए अच्छा है। तो ये जितने एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया ये सब इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिसमें इस्लामिक टेररिज्म को भी ग्रिप करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है या उसको कंट्रोल करना है, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी कंट्रोल करना है, और टर्की का जो एक प्रभाव अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एर्दोगान, एक नए खलीफा के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में अभी भी वो उस्मानिया सल्तनत घूम रही है, ऑटोमन एम्पायर घूम रहा है, जो 1921-22 में खत्म हो गया था। तो ये एक बहुत बड़े थ्रेट्स हैं दुनिया के लिए, बहुत बड़े खतरे हैं दुनिया के लिए। और इन खतरों को किस रूप में खत्म किया जा सकता है कि एक ग्लोबल स्ट्रेटजी बने, जैसी बन रही है, जिसमें जानकारियों को साझा किया जाए देशों के बीच में, जो कि प्रयास चल रहे हैं। ये एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, चारों एग्रीमेंट्स बताए मैंने आपको, वो उसी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब ऐसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो खुले विचार के देश हैं, वो इन ग्रुप से जुड़ रहे हैं, इन समूहों से जुड़ रहे हैं। और जुड़ने के बाद में, चाहे वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कूटनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या इंफॉर्मेशन साझा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एक ऐसा समूह बन रहा है धीरे धीरे, जो चाइना के बढ़ते हुए विस्तारवाद, दादागिरी, गुंडागर्दी और कम्युनिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में जो ट्यूनिंग हो रही है बीम और मीम की, इसको रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं सोचता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। फिर भी आपके कोई प्रश्न वगैरह हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज हो, क्वेश्चंस वगैरह हो, उन्हें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।